हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये प्रायद्वीपीय पठार का आखिरी हिस्सा है। अब तक प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कई सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। जो केंद्रीय उच्च भूमि है जिसके अंतर्गत हम लोग अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बांदेरखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सब हिस्सा हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ जो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज है वो भी कवर कर चुके हैं। और दक्कन पठार जो है, दक्कन का पठार, उसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार जिसके अंतर्गत मैसूर का पठार और बंगलुरु का पठार हम लोग कवर किए थे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं बताया था कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में यहाँ पर है तेलंगाना का पठार और कृष्णा के साउथ में है रायलसीमा का पठार। तो रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। साथ ही साथ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन सारे हिस्सों को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोगों को कवर करना है, अब गोदावरी नदी तक तो हम लोग कवर कर चुके हैं क्योंकि गोदावरी और कृष्णा के बीच में ही तेलंगाना का पठार है। अब गोदावरी नदी के जस्ट नॉर्थ में अब जो भी पठारी हिस्सा है उन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो हम लोगों को कवर करना है वो है छोटानागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और उत्तर पूर्व का पठार। और ये सब जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो फिर हम लोग हालांकि ऊपर से नीचे आएंगे, नॉर्थ टू साउथ आएंगे और फिर इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा लास्ट पार्ट से, जो भी आपका रायलसीमा और तेलंगाना का पठार था उससे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है छोटानागपुर का पठार, फिर दंडकारण्य का पठार और उत्तर पूर्व का पठार। तो यहाँ पर आप पहले इस मैप पर आइए। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये सादा सादा डायग्राम, पहले इस पर हम लोग चीज़ों को समझते हैं, फिर आप ओरिजिनल डायग्राम पर यहाँ पर उसको और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको छोटानागपुर का पठार है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन ऐसी संरचना है या तीन ऐसा क्षेत्र है जिसको मिलाकर जो है छोटानागपुर का पठार बनता है। यहाँ पर देखिए, छोटानागपुर का पठार जो है इसमें मुख्य रूप से रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल पहाड़ी, ये तीन क्षेत्र आता है। इन तीन क्षेत्र का जो पहाड़ी हिस्सा है उसको छोटानागपुर पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मान के चलिए कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये छोटानागपुर का पठार है। तो इसका जो सबसे साउथ वाला ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं रांची का पठार। ये रांची का पठार है। और रांची के जस्ट पठार के ऊपर में जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं हजारीबाग का पठार। तो ये रांची का पठार और ये हजारीबाग का पठार। और उसके बाद ये जो उत्तर पूर्व वाला ये वाला जो हिस्सा है ये है राजमहल पहाड़ी। तो कुल मिलाकर रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल पहाड़ी, इन तीन क्षेत्रों के पठारी हिस्से को मिलाकर ही छोटानागपुर का पठार बनता है। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो कुल मिला के है छोटानागपुर का पठार, तो इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। लेकिन झारखंड राज्य के अलावा कुछ बाकी के राज्यों में भी इसका विस्तार है। तो यहाँ पर आप जो उत्तर पूर्व वाले हिस्से में यहाँ पर बिहार, उत्तर पूर्व वाले हिस्से में यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में बिहार, और उसी तरह से दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में यहाँ पर उड़ीसा, इन चार राज्यों में भी इसका विस्तार है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन चार राज्यों में भी इसका विस्तार है। और साथ ही साथ जो झारखंड है वहाँ तो इसका विस्तार है ही है। तो इस तरह से कुल मिला के 5 राज्यों में फैला हुआ है छोटानागपुर का पठार। तो 5 राज्यों में यहाँ पर आपको रांची का पठार जो दिख रहा है, जस्ट उसके ऊपर में हजारीबाग का पठार और फिर आपको राजमहल पहाड़ी। तो कुल मिलाकर ये तीन पठारी हिस्सा जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है मुख्य रूप से। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, जो रांची का पठार आपको दिख रहा है वहाँ पर एक नदी आपको बहती हुई दिख रही है। इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। ये जो रिवर आपको ये वाला दिख रहा है ये है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी यहाँ पर आप देखिए, स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड का जो रांची का पठार है। अगर आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहे यूपीएससी तो सीधा बोलेगा कि स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है किस पठारी हिस्से से होता है, तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि छोटानागपुर पठार से। लेकिन अगर आपको और भी डीप में पूछे तो आपको ये बता देना है कि रांची के पठार से इसका संबंध है, यानी कि रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और फाइनली जो ये पश्चिम बंगाल है, ये ग्रीन पेन से ये जो मार्क किया हुआ आपको दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल है। और नीचे ये वाला जो हिस्सा ये उड़ीसा है। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से होती हुई बहती हुई जो है ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो कुल मिलाकर रांची के पठार से संबंधित है स्वर्णरेखा नदी, इसको ध्यान में रखिए। तो स्वर्णरेखा नदी आपको रांची के पठार में दिख रहा है। उसके बाद हजारीबाग का जो पठार है इससे एक नदी आपको निकलती हुई दिख रही है, यही नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी हजारीबाग पठार से निकल रही है, हजारीबाग का पठार से, और फाइनली ये हुगली नदी में आकर मिल रही है। ये हुगली नदी गंगा का ही ये एक हिस्सा है। गंगा की जो मूल शाखा है वो बांग्लादेश चली जाती है, लेकिन कुछ एक जो शाखा है जो पश्चिम बंगाल राज्य जो है उससे होते हुए फिर वो
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कुल मिला के ये जो शाखा है जो बंगाल की खाड़ी से होती हुई पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, तो उसको ही हम लोग हुगली नदी बोलते हैं। तो इस हुगली नदी में आकर मिल जाती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का संबंध जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारीबाग पठार से इसका मुख्य रूप से संबंध है। तो हजारीबाग पठार से जो है दामोदर नदी का संबंध है। और इस हजारीबाग पठार में ही एक आपको यहाँ पर एक चोटी दिख रही है, इसको बोलते हैं पारसनाथ हिल। ये जो है ये पारसनाथ हिल है। और पारसनाथ हिल जो है पूरे के पूरे छोटानागपुर पठार का जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब पारसनाथ हिल जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और हजारीबाग पठार वाले हिस्से में इसकी अवस्थिति है पारसनाथ हिल की। और हजारीबाग पठार से ही जो है दामोदर नदी निकलती है। तो ये सारा हिस्सा हम लोग यहाँ पर कवर किए। और उसके बाद जो सबसे उत्तर पूर्वी वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये है राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी वाले हिस्से में जो एक आपको चोटी दिख रही है ये है डालमा हिल। तो डालमा हिल जो है जो इसकी जो अवस्थिति है यहाँ पर आप देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर इसकी अवस्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो झारखंड है यहाँ पर और पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। और ये हिस्सा जो है ये राजमहल पहाड़ी है। तो डालमा हिल जो है इसकी जो अवस्थिति है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर है। तो कुल मिलाकर जो छोटा नागपुर पठार है उसको हम लोग देखें। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आप रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल पर्वत देखें। रांची के पठार का रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकल रही है। हजारीबाग पठार में आप देखें पारसनाथ हिल और दामोदर नदी। और जो राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पर्वत, तो वहाँ पर आप देखें डालमा हिल। तो इस तरह से यहाँ पर जो कुछ हिस्सा था उसको हम लोग कवर किए। अब उसके साउथ में आइए, जो आप हजारीबाग का जो ये रांची का पठार आप कुल मिलाकर देखें उसके साउथ में एक छत्तीसगढ़ बेसिन है। एक बेसिन है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ बेसिन। तो छत्तीसगढ़ बेसिन का जो मुख्य रूप से विस्तार है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये आपको रांची छोटा नागपुर का पठार है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये दंडकारण्य का पठार है जो यहाँ है। अब इसके बीच में ये वाला हिस्सा और इस दोनों के बीच में ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में जो एक बेसिन है उसी को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। यहाँ पर धंसाव की प्रक्रिया हुई थी, भ्रंशन की प्रक्रिया, जिसकी वजह से यहाँ का जो हिस्सा है वो जमीन के अंदर धंस गया। और बाद में नदियों के पानी की वजह से नदियों के अवसाद की वजह से जो है ये जो है भर गया हिस्सा, जो भी गड्ढा था वो भर गया। अब यहाँ पर कृषि कार्य होती है। तो ये खेती के लिए फिलहाल इस रीजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी यहीं का है। और इस छत्तीसगढ़ बेसिन का संबंध जो है महानदी से है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपको एक नदी दिख रही है महानदी, जिसका संबंध जो है जो कि छत्तीसगढ़ बेसिन से होते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन जो है इसका आपको अगर ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ बेसिन जो है किन किन राज्यों में विस्तृत है, तो आप इसका जो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका विस्तार है। अगर आपको ये पूछा जाए कि दंडकारण्य छत्तीसगढ़ बेसिन किन दो पठारी हिस्से को अलग करता है, तो आप खुद अब बता सकते हैं। अगर सामान्य क्वेश्चन पूछे तो छोटा नागपुर पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है ये छत्तीसगढ़ बेसिन। और अगर डीप में जाके पूछे तो रांची के पठार से दंडकारण्य के पठार को अलग करता है ये छत्तीसगढ़ बेसिन। तो अभी आप देखें कि जो इस छोटा नागपुर पठार का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 4 राज्यों से और फाइनली झारखंड, इन 5 राज्यों से घिरा हुआ है छोटा नागपुर का पठार। अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में छत्तीसगढ़ बेसिन है। अब जस्ट साउथ में यहाँ पर आपको गोदावरी नदी दिख रही है। तो गोदावरी नदी आपको यहाँ पर जो दिख रही है गोदावरी नदी, तो गोदावरी कृष्णा के नीचे आप यहाँ पर तेलंगाना का पठार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गोदावरी कृष्णा के बीच में तेलंगाना का पठार और कृष्णा के साउथ में यहाँ पर आपको था रायलसीमा का पठार। तो अब गोदावरी नदी के जस्ट नॉर्थ में जो पठारी हिस्सा है वो है दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य का पठार जो है इससे एक नदी आपको यहाँ बहती हुई दिख रही है, ये है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये फाइनली गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। अब अगर आपको दंडकारण्य पठार जो है, दंडकारण्य का पठार, इसकी सीमा पूछे कि किन किन राज्यों से घिरी हुई है, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में, यहाँ पर उत्तर पूर्व हिस्से में उड़ीसा है। और फिर उसके बाद जो है जस्ट साउथ में यहाँ पर दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना से ये घिरा हुआ है और दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है।
तो ये एक सीक्वेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस है। पहले यहाँ पर आपको मैं समझा दिया ताकि आप यहाँ और भी अच्छे से समझ सकें। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इससे घिरा हुआ है छोटा नागपुर का पठार, और झारखंड राज्य में ये मुख्य रूप से अवस्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बेसिन, और जो दंडकारण्य का पठार है ऊपर में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और नीचे जो महाराष्ट्र और तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, इन 5 राज्यों से जो घिरा हुआ है दंडकारण्य का पठार। और इंद्रावती नदी इसी से निकल रही है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है। दंडकारण्य का जो पठार है ये सूखा प्रभावित एरिया है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और इस वजह से ये आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। जिस तरह से आप बुंदेलखंड देखे थे केंद्रीय उच्च भूमि में, उसी तरह का यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की स्थिति है। और ये जो आप देख रहे हैं दंडकारण्य का पठार, तो ये टिन भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो राजमहल पहाड़ी था, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, और यहाँ पर राजमहल पहाड़ी, तो राजमहल पहाड़ी जो है ये बसाल चट्टान से बना हुआ है। तो इस वजह से बसाल चट्टान की वजह से यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर हम लोग कवर किए। तो छोटा नागपुर पठार आप देखें, दंडकारण्य का पठार देखें। अब ये ध्यान में आपको रखना होगा कि ये तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठारी वाला हिस्सा। अब यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ पर मेघालय में कुछ पठारी संरचना आप देखे थे, गारो, खासी, जैंतिया, ये मुख्य रूप से 3 पहाड़ी आप देखे थे। तो ये वाला जो हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, इन दोनों के बीच में भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, धसान की प्रक्रिया हुई, और यहाँ का जो हिस्सा है वो धंस गया जमीन के नीचे। जिस तरह से ये छत्तीसगढ़ बेसिन धंसा, उसी तरह से यहाँ का भी हिस्सा धंस गया। लेकिन बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो लाया गया अवसाद है, उसकी वजह से ये क्षेत्र फिर से भर गया, और इस क्षेत्र के भराव की वजह से, भरने की वजह से ही जो है यहाँ पर जो है डेल्टाई मैदान का विकास हुआ। इन सारे रीजन में जो डेल्टाई मैदान का विकास हुआ है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से। नहीं तो ये जो मेघालय का पठार है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। आपको मैं हिमालय वाले चैप्टर में जरूर इसको बताया था, वहाँ भी इस बात का मैं जिक्र जरूर किया था कि ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से जिस समय इन सारे प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई, उसी समय मेघालय पठार की भी उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ पर जो भ्रंशन की प्रक्रिया की वजह से ये जो हिस्सा है इससे कटा सा महसूस हो रहा है, कट सा गया इससे। बाद में इस क्षेत्र में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का अवसाद से जो है ये क्षेत्र पूरा का पूरा भर गया, तो ये इससे अलग दिखता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय वाला जो ये पूरा का पूरा आप देखे थे, डफला मिरी, अभोर, मिसमी, पटकई रेंज, ये सब आप देखे थे, पटकई बूम वगैरह, तो ऐसा फील होता है कि ये इसी का पार्ट है, हिमालयी रेंज का ही पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो मेघालय पठार आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बस इससे अलग हो गया। तो ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है राजमहल गारो गैप। आप देखें कि ये राजमहल पहाड़ी है, यहाँ पर ये राजमहल पहाड़ी है, और ये गारो, खासी, जैंतिया 3 रेंज आप मेघालय पठार में देखे थे, तो ये गारो सबसे पहला है। तो इस गैप को, बीच में जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है, यहाँ पर देखिए राजमहल गारो गैप, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। धंसाव की प्रक्रिया के कारण जो है ये जो गैप है इसका निर्माण हुआ, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो अवसाद है उससे इसके डेल्टाई मैदान का विकास हुआ, और यहीं पर मैंग्रोव वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इस गैप को पश्चिम बंगाल में मालदा गैप भी बोलते हैं। यहाँ पर मालदा है तो मालदा गैप भी इसको बोला जाता है, या फिर राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं, इस राजमहल और गारो पहाड़ी के नाम पर। तो कुल मिलाकर हम लोग इन सारे हिस्से को यहाँ पर कवर किया। अब कुछ कुछ जो फीचर्स उसको देख लीजिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा केंद्रीय उच्च भूमि है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज था। प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा यहाँ पर दक्कन का पठार है, जिसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, बंगलौर का, मैसूर का पठार, बंगलुरु का पठार आप देखें। उसी तरह से प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा यहाँ पर रायलसीमा का पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा तेलंगाना का पठार है। और तेलंगाना पठार के जस्ट ऊपर में आप देखें दंडकारण्य का पठार, और दंडकारण्य के पठार के जस्ट नॉर्थ में आप देखें छत्तीसगढ़ बेसिन, और छत्तीसगढ़ बेसिन के जस्ट नॉर्थ में आप देखें छोटा नागपुर का पठार। अब इतना क्लैरिटी के साथ जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो शायद ही आपको कहीं और कुछ देखने को मिले, खास करके स्टेट वाइज डिवीजन तो ना किसी बुक में आपको मिलेगा और ना ही कहीं और आपको ये दिखेगा। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाया, स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस जगह पर वो है। कहीं भी अगर आपको ब्लैंक मैप में कहीं भी कुछ दिख जाए तो वो उतना आपके दिमाग में असर नहीं करेगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नुकसान में रहेंगे।
यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो दिख रहा है। मान के चलिए ये झारखंड है और झारखंड के उत्तर में यहाँ पर आपको बिहार वाला हिस्सा हो गया, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा हो गया, नीचे छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर उड़ीसा हो गया और बीच में खुद झारखंड है। तो 5 राज्यों में मुख्य रूप से विस्तार आपको हो गया छोटा नागपुर पठार का। अब छोटा नागपुर पठार में आपको पता है नीचे है झारखंड, नीचे वाला जो पठारी हिस्सा है इसको बोले रांची का पठार। अब रांची के पठार से यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी निकल रही है जो कि इस उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई। उसके बाद जो ये बीच वाला हिस्सा है बी जो आपको दिख रहा है, ये आपको हो गया हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार का संबंध ये दामोदर नदी से, दामोदर नदी जो है यहाँ पर जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इस वजह से ये कोयला के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कोयला का भंडार यहाँ पर पाया जाता है। तो ये हजारीबाग के पठार के अंतर्गत ही आपको ये पारसनाथ हिल है और दामोदर नदी का संबंध जो है इस हजारीबाग पठार से आप देखें। उसके जस्ट बाद जो है ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आपको है उत्तर पूर्व वाला हिस्सा, यही है राजमहल पहाड़ी और यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है डालमा हिल। कितनी बारीकी का यहाँ पर ध्यान रखना होता है, कितनी बारीकी से चीज़ों को बनाना होता है ताकि कुछ भी आपको गलत कुछ डेटा आपके दिमाग में ना आ जाए, इसलिए बहुत ही चीज़ों का ध्यान में रखना होता है और इस वजह से समय लगता है। तो यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर आपको ये एग्जैक्टली दिख रहा है जो कि डालमा हिल है। तो ये डालमा हिल हो गया जो कि आपको इस हिस्से में है, राजमहल पहाड़ी के हिस्से में है और झारखंड पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है। अब यहाँ पर जो राजमहल पहाड़ी है और गारो पहाड़, यहाँ पर गारो रेंज था, इसके बीच में धंसान की प्रक्रिया हुई। इसी बाद में ये चूंकि भर गया गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद की वजह से, तो इसको बोला जाता है राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। और यहीं पर अब जो है ये डेल्टाई मैदान का विकास हुआ और मैंग्रोव वनस्पति यहीं पर है। और ये फाइनली आप देख ही लिए कि ये जो है दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य के पठार का संबंध जो है, ये जो आपको रिवर दिख रही है ये इंद्रावती नदी है, उड़ीसा से निकल रही है इंद्रावती नदी और फाइनली जो है इस गोदावरी नदी में आकर मिल रही है। और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में ये तेलंगाना का पठार और उसके नीचे रायलसीमा का पठार। यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर पठार जो है ये मुख्य रूप से लौह अयस्क, अभ्रक और तांबा भंडार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से आप रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल पहाड़ी, ये 3 क्षेत्रों से मिलकर ये बना हुआ है, 3 रीजन से। रांची का पठार, इसका संबंध स्वर्णरेखा नदी से है। ये जो स्वर्णरेखा नदी आप देख रहे हैं रांची के पठार में, ये स्वर्णरेखा नदी या फिर ये स्वर्णरेखा नदी, तो ये जो है होंड्रू जलप्रपात का निर्माण करता है। तो इसको याद रखिए, स्वर्णरेखा नदी का संबंध जो है होंड्रू जलप्रपात से है। हजारीबाग पठार जो आप देखें यहाँ पर पारसनाथ हिल है, पारसनाथ हिल जो है ये वाला हजारीबाग पठार का जो ये पारसनाथ हिल है, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और दामोदर नदी का भी संबंध इसी से है। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। तो हजारीबाग पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया आपके लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पारसनाथ हिल है वो सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार का, और इसके अंतर्गत जो दामोदर नदी है ये इस छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। फिर आप राजमहल पहाड़ी देख रहे हैं कि राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत यहाँ पर डालमा हिल है। डालमा हिल जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर मुख्य रूप से अवस्थित है। यहाँ पर लिखा हुआ है JH यानी झारखंड और WB यानी कि वेस्ट बंगाल। और ये जो है बसाल्ट चट्टान से निर्मित है, इस वजह से यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। यहाँ पर देखिए कि छोटा नागपुर पठार में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित टापू रूपी स्थलाकृति को पाटभूमि बोलते हैं। यानी कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर छोटा छोटा टापू रूपी स्थलाकृति है जो कि ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। टापू के जैसा गोल गोल द्वीप जैसी संरचना, कुछ उठा हुआ हिस्सा है जिसको पाटभूमि या पाटलैंड बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पर है कि दामोदर बेसिन और छत्तीसगढ़ बेसिन, यहाँ पर जो आप दामोदर बेसिन देखें ये दामोदर नदी वाला दामोदर नदी, और जो छत्तीसगढ़ बेसिन ये वाला देखें, यानी कि ये दामोदर नदी और छत्तीसगढ़ बेसिन, ये जो है यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कोयला भंडार इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो कोयला भंडार के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ राजमहल गारो गैप जो है आप यहाँ पर देख ही लिए कि राजमहल गारो गैप जो है धंसान की प्रक्रिया के कारण इसकी उत्पत्ति हुई और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो अवसाद है उसकी वजह से ये डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ और फाइनली यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसी को मालदा गैप भी बोला जाता है, यानी कि राजमहल गारो गैप बोलिए या मालदा गैप बोलिए। तो कुल मिलाकर ये वाला जो पूरा का पूरा चैप्टर था जो कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है वो कंप्लीट हुआ। अब जो आगे वाला कुछ हिस्सा है उसको हम लोग आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो निश्चित रूप से वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।